नमस्कार, मैं हूं सबीना ताबंग। शुरुआत करें मेट्रो संगम की। उसके पहले एक बड़ी खबर हमारे पास लखनऊ से आ रही है, जहां KGMC की छात्रा ने एक युवक पर रेप का आरोप लगाया है। मामला थाना चौक का है। फिलहाल वुमेन हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। नीरज मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, लखनऊ से ज्यादा जानकारी देंगे इस पूरे मामले को लेकर। नीरज, क्या कुछ अपडेट आपके पास? आपको बताना चाहेंगे, ये पूरा मामला लखनऊ के चौक इलाके का है। यहाँ पर KGMC की छात्रा ने जो है आरोप लगाया है कि एक जौनपुर के युवक से उसकी फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई और उसके बाद युवक ने अपनी बातों में उससे बहलाया फुसलाया, जिसके बाद युवक ने उससे काफी पैसे भी, करीब 5 लाख रुपए भी लड़की से ठग लिए और उसका लगातार वो 2 वर्षों से करीब शारीरिक शोषण भी करता रहा। और अब पूरा मामला जब काफी इसने पैसे वापस नहीं किए, लड़की को शादी का झांसा भी देता रहा, तो तंग आकर लड़की ने वुमेन पावर लाइन 1090 पर शिकायत की, जिसके बाद चौक पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका। तो नीरज हमें यहां पर पूरी जानकारी दे रहे हैं इस मामले को लेकर, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि वुमेन हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई तेज कर दी गई है आगे की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं को शिवसेना से दोस्ताना रिश्ता बनाने की नसीहत दी है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को ऐसे किसी भी बयान से दूर रहने की सलाह दी है जो आपसी रिश्तों में खिंचाव पैदा करे। पार्टी के नए अध्यक्ष ने नेताओं को कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ने जैसे बयान बिल्कुल न दे, इससे जनता में गलत संदेश जाता है। बढ़ते हैं आगे। मुंबई के पास कल्याण और थाने से लापता हुए 4 बच्चों को लेकर जी मीडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और इस जानकारी के मुताबिक बगदादी के लिए मुंबई में स्थानीय स्तर पर कई संगठन काम कर रहे हैं। यह खास रिपोर्ट ध्यान से देखिए। तस्वीरों में कैद मुंबई के पास कल्याण और थाने से लापता हुए ये वो लड़के हैं जिनके बारे में जी मीडिया को हासिल ताजा जानकारी ने सबके होश फाख्ता कर दिए हैं। लापता हुए 4 लड़कों को लेकर जी मीडिया को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मामले की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ISIS प्रमुख बगदादी के लिए मुंबई में स्थानीय स्तर पर कई संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन युवाओं को जिहाद के लिए उकसाते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं। जांच एजेंसियां इनमें से कुछ संगठनों के सदस्यों से पूछताछ भी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जिहादी संगठन कुछ और युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जी मीडिया के पास हासिल एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 4 लड़कों को इराक पहुंचाने के लिए 3 लेवल पर काम किया गया। टिकट बुक करने, इराक में रहने का इंतजाम करने और लोकल ट्रैवलिंग का इंतजाम करने वाले अलग अलग एजेंट थे। टिकट के पैसे कैश में दिए गए और 40 तीर्थयात्रियों के ग्रुप में इन्हें घुसाया गया। जानकारी है कि कुल 40 लोगों ने 25 मई 2014 को मुंबई से बगदाद के लिए उड़ान भरी थी। 27 तारीख को सभी करबला पहुंचे। 31 मई को इन 4 लड़कों ने मोसुल से टैक्सी ली और उसके बाद से लापता हैं। इसी दौरान भारतीय एजेंसियों को 1 जून को अलर्ट मिला था। इस बारे में राज्य पुलिस की जांच रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि युवकों के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कंप्लेंट दर्ज है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसका पता चल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमने सेंट्रल एजेंसी को भी शेयर की है, वो एजेंसी भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी। हालांकि परिवार इन खबरों को नकार रहे हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई से लापता हुए 4 लड़कों में से एक आरिफ ने बीते 24 जून को बगदाद से अपने घर वालों को फोन किया था। फिलहाल इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महाराष्ट्र ATS, ठाणे पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो अलग अलग जांच कर रहस्य की तमाम परतों को खोलने में जुटे हैं। एहसान अब्बास और राजीव रंजन सिंह के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। और आज फिर दिन में मुंबई का बुरा हाल हो गया। लगातार बारिश की वजह से सुबह से ही मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। सायन, दादर, हिंदमाता, परेल और कुर्ला में सड़क पर नदियों जैसे हालात बन गए। ट्रैफिक तो जाम हुआ ही, लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई। दिन भर लोग मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदमाता, एल्फिंस्टन,
दादर और वर्ली। बुधवार को मुंबई में आफत की ऐसी बारिश हुई कि सड़कें समंदर बन गईं, पानी घरों में घुस गया। घरों के अंदर पानी चला जाता है। लोगों का यहाँ पर कहना है कि हालांकि बीएमसी ने पंप जरूर यहाँ पर लगाए हुए हैं, लेकिन उसका असर होता नजर नहीं आ रहा है और हर साल की तरह इस साल भी बारिश होते ही लोगों को यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में दक्षिण मुंबई में 228.4 मिलीमीटर और मुंबई के उप नगरीय इलाकों में 174.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह जाम लग गया। मुंबई में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिसने कि मुंबई की रफ्तार पर कहीं न कहीं ब्रेक लगा दी है। हर जगह ट्रैफिक जाम है। जहां लोगों को आधा घंटा लगता था पहुंचने में, वहां 1 से 2 घंटे अब लोगों को लग रहे हैं। बीएमसी ने क्या किया हुआ है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। कम से कम आधा घंटा लगा मेरे को इधर से विक्रोली से लेके इधर तक पहुंचने के लिए। तेज बारिश और हाईटाइड के चलते समंदर में बुधवार दोपहर 2:44 पर 4.77 मीटर ऊंची लहरें उठी। मुंबई में पिछले 10 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान भी तेज बारिश होने की संभावना जताई है। 1-2 दिनों में ये ट्रफ काफी सतर्क रहेगा और हम अच्छी बारिश जो है कोंकण में भी उम्मीद कर सकते हैं और मुंबई में भी उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि मुंबई में तेज बारिश के बावजूद पानी सप्लाई करने वाली झीलों के जलस्तर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। राजीव रंजन सिंह और निवेदिता मिश्रा के साथ शिल्पा दास, जी मीडिया, मुंबई। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में देश भर में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने पूर्वी राजस्थान के हिस्सों को कवर कर लिया है। वहीं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने से सूखे की भरपाई होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि जुलाई महीने में अच्छी वर्षा होने की संभावना है और उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो जुलाई में यदि अच्छी वर्षा होती है तो निश्चित रूप से बहुत भरपाई हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि हम नहीं चाहते कि यूपीएससी की परीक्षा में भाषा बाधा बने। समिति जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी ताकि मामले में फैसला लिया जा सके। जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग से मंगलवार को आग्रह किया था कि जब तक सिलेबस को लेकर किसी स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुंचा जाता तब तक के लिए प्री परीक्षा स्थगित कर दी जाए। इस साल यूपीएससी की प्री परीक्षा 24 अगस्त को होने वाली है। हम विद्यार्थियों की चिंता को हम बड़ी सहानुभूति, संवेदनशीलता और गंभीरता से देख रहे हैं। और जैसे कि आपके ध्यान में होगा कि सरकार ने इसके लिए 3 सदस्यीय एक समिति गठित की हुई है। हमने उस समिति से ये कहा है कि तुरंत अपनी रिपोर्ट हमें दें और उसके समिति के जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो भी निष्कर्ष होंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी विद्यार्थी वर्ग ये समझे कि उनसे किसी भी प्रकार का पक्षपात हो रहा है, किसी भी कारण से, भले ही वो भाषा के कारण हो या किसी और कारण से। सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। पीटीआई के हवाले से हमारे पास आ रही है। चीनी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की है। डेम चौक और चुमार इलाके में घुसपैठ की कोशिश की गई। भारतीय सेना के विरोध के बाद चीनी सैनिक वापस आ गए। पीटीआई के मुताबिक पिछले 3 दिनों में 2 बार घुसपैठ की ये कोशिश की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चीनी घुसपैठ को लेकर। बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक होटल के कमरे में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली की रहने वाली ये युवती अपने प्रेमी के साथ 14 जुलाई से होटल में ठहरी हुई थी। बताया जा रहा है कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई। घटना के बाद से प्रेमी फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
एक लड़की को मृत अवस्था में कमरे में पाया गया। फिर मास्टर की के माध्यम से वो खोला गया तो फिर पता लगा कि एक लड़का और लड़की 14 तारीख को यहाँ आके रुके थे। लड़की का नाम पिंकी है और लड़के का नाम दिलीप है। दोनों आके रुके थे। आज 11:30 बजे के आसपास लड़का ये कह के चला गया कि मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आया नहीं। जब होटल मालिकों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस के माध्यम से जब खोजा गया तो पता लगा कि लड़की का गला दबा के हत्या करी गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है। और दिल्ली के सुल्तानपुरी की तरफ रुख करे तो यहाँ एक गर्भवती महिला और उसके 6 साल के मासूम बच्चे के कत्ल का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई। मौका वारदात पर मिले सबूत से पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उसी महिला का पति था। क्या था पूरा मामला, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सुल्तानपुरी के सी ब्लॉक के इस घर से निकली एक खबर ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। घर के अंदर 32 साल की ललिता और 6 साल के मासूम की लाश पड़ी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो एक चिट्ठी मिली जिसमें खुद कातिल ने अपना जुर्म कबूलते हुए कत्ल की वजह का भी जिक्र किया था। दोहरे कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई गैर नहीं बल्कि महिला का ही पति मुकेश था, जिसने चिट्ठी में कत्ल की वजह अपनी आर्थिक तंगी बताई और खुद भी खुदकुशी करने की बात कही। हालांकि पुलिस ने उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकेश के रिश्तेदारों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। आराम से रहता था हमारे सबसे आराम से रहता। मैं इनका जागरण करवाता था गली में और जितना वो करता इतना हम भी नहीं कर पाया। परिवार वालों का कहना है कि पेशे से आर्किटेक्ट मुकेश का पैसा कहीं फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी माली हालत काफी खराब थी। लेकिन क्या इस वजह से कोई अपनी गर्भवती पत्नी और मासूम बेटे की भी हत्या कर सकता है? लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। मैंने नीचे आके देखा तो पुलिस थी और अंदर बताया गया था कि मेरे को कि मेरी चाची को मार देगा। मेरे को नहीं पता कैसे मारा गया और पुलिस वालों ने ना अंदर कुछ नहीं दिया। बस यही हुआ है। अपने ही घर में दोहरे कत्ल को अंजाम देने के बाद मुकेश ने पहले तो फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी और फिर खुदकुशी करने के लिए चला गया था। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस मुकेश से ये जानने में लगी है कि आखिर कत्ल की वजह वाकई आर्थिक तंगी थी या कुछ और। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए बढ़ते हैं आगे। ग्रेटर नोएडा में जमीन घोटाले के मामले में 40 चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इनमें से 5 अधिकारियों पर चार्जशीट भी दाखिल की गई है। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी ने अलग से क्राइम ब्रांच की टीम गठित की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण का ये वो कार्यालय है जहां के चकबंदी विभाग में तैनात कर्मचारियों की करतूत ने इस कार्यालय पर एक घोटाले का दाग लगा दिया है। आरोप है कि चकबंदी विभाग में तैनात बाबुओं ने हेराफेरी कर कई गांवों की ग्राम समाज की जमीन को अपने रिश्तेदारों और करीबियों के नाम करवा दिया। शिकायतों के आधार पर शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने करीब 1100 बीघा जमीन के हेराफेरी कर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया है। खुलासे के बाद अब तक करीब 40 चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पहले 2013 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद अब पिछले 10 दिन में शायद 3 एफआईआर और दर्ज हुई हैं। काफी ज्यादा लैंड इसमें इन्वॉल्व है। इसमें पहली जो इन्वेस्टिगेशन थी 2013 वाली, उसमें लगभग 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लग गई है और कुछ लोग जो उसमें पता चला है, तस्दीक हुआ कि मृत मर चुके हैं, उनके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लगी है और बाकियों के नाम पता तस्दीक करके उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार इस मामले का खुलासा होने के बाद मुख्य सचिव ने राजस्व सचिव के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया था। इस जांच कमेटी की जांच में अब तक करीब 40 अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई, जिनमें तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी अशोक कुमार लाल, उप संचालक जियालाल, चकबंदी अधिकारी हरिंद्र रावत, चकबंदी लेखपाल नरेंद्र गौड़ और चकबंदी लेखपाल चरण सिंह राजेंद्र शामिल हैं। और एविडेंस कलेक्शन करने के बाद जो भी अधिकारी और लाभार्थी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन इन्वेस्टिगेशंस को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हमने क्राइम ब्रांच की एक प्रॉपर टीम बना दी है और उनको ये निर्देशित किया गया कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस तरह ग्राम समाज के करीब 1100 बीघा जमीन के घोटाले की फहरिस्त में
जिन गाँवों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं उनमें अट्टा, फतेहपुर, अफजलपुर, असगरपुर, जगनपुर समेत कई और गांव शामिल हैं। फिलहाल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी ने क्राइम ब्रांच की एक टीम को लगाया है, जो जल्द ही इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अमित चौधरी, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। और ट्रैफिक की समस्या से अब नोएडा वासियों को भी जल्द ही निजात मिल सकेगी, क्योंकि लंबे जाम में फंसे रहने पर अब नोएडा वासी महज फेसबुक के जरिए ट्रैफिक पुलिस के पेज पर अपना मैसेज भेज सकेंगे, जिसके कुछ ही मिनटों बाद ट्रैफिक की समस्या सॉल्व कर ली जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा में अगर आप ट्रैफिक के लंबे जाम में फंसे हैं तो बस आप फेसबुक पर एक मैसेज के जरिए ट्रैफिक के झंझट को छूमंतर कर सकते हैं। जी हां, अब दिल्ली की तर्ज पर फेसबुक पर बने नोएडा ट्रैफिक पुलिस के पेज पर आप अपनी समस्या को पोस्ट कर सकते हैं। इस पेज को ट्रैक करने के लिए नोएडा ट्रैफिक ने एक टीम का गठन भी किया है। कोई सजेशंस अगर हमको मिलते हैं, कोई कमेंट्स मिलते हैं फेसबुक पर, तो हम उस टीम को मौके पर भेजकर रैकी कराकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि पब्लिक के कोऑपरेशन से, पब्लिक के सजेशन से हम इसको ट्रैफिक में जो हिंड्रेंस है उसको कम करने की कोशिश काफी हद तक कर पाएंगे। फेसबुक पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस का पेज 2012 में क्रिएट किया गया है, जिसे जुलाई 2014 में एक बार फिर से एक्टिवेट किया गया है। कुछ दिनों में ही इस पेज को 2000 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। नोएडा की कौन सी सड़क पर जाम मिलेगा और कौन सी सड़क आपको आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसकी जानकारी घर बैठे ही आप नोएडा ट्रैफिक पुलिस के पेज पर ले सकेंगे। कुछ लोग तो इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, साथ ही कुछ लोग पुलिस के रिस्पांस टाइम को लेकर अभी भी काफी शंका में हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं फेसबुक पे अपडेट कर देता हूँ तो उसका रिस्पांस टाइम क्या होगा, कितनी देर में ये ट्रैफिक पुलिस वाले हमारी हेल्प के लिए आएंगे। अभी मैंने अपडेट कर दिया, आते वो कल हैं, देखते कल हैं, तो ऐसे स्टेप्स का क्या करेंगे हम। ये एक बेहतर कदम है, बशर्ते कि इसकी अवेयरनेस आम नागरिक को और जगह जगह पोस्टर के द्वारा, पंपलेटों के द्वारा ये की जाए तो ये एक अच्छा कदम साबित होगा। नोएडा में ट्रैफिक से निपटने के लिए पहले ही पुलिस की संख्या कम है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया के जरिए समस्या का निपटारा होता है तो ये ट्रैफिक से जूझ रहा नोएडा को कुछ हद तक निजात दिला सकता है। ट्रैफिक में फंसते हैं तो बस अपना फेसबुक ऑन कीजिए और नोएडा ट्रैफिक पुलिस के पेज पर अपनी समस्या को पोस्ट कर दीजिए। क्या पता अपने लेट लतीफे के लिए जाने जाने वाली पुलिस फेसबुक पर ही एक्टिव होकर आपकी समस्या का समाधान कर दे। नोएडा से कैमरामैन राजेंद्र के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। और नोएडा से मेट्रो के जरिए जल्द ही सीधे दक्षिण दिल्ली जा सकेंगे। जी हां, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन और नोएडा अथॉरिटी के बीच मेट्रो कॉरिडोर बनाने के लिए एमओयू साइन हुआ है। इसके तहत नोएडा के बोटानिकल गार्डन से मेट्रो के जरिए कालिंदी कुंज को जोड़ा जाएगा। करीब 4 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो लाइन के बीच सिर्फ एक स्टेशन ओखला वर्ल्ड सेंचुरी होगा। इस लाइन के बनने के बाद नोएडा से नेहरू प्लेस, आईआईटी, वसंत कुंज जैसे इलाके सीधे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा नोएडा से फरीदाबाद जाना भी आसान हो जाएगा। आइए खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से रफ्तार देते हैं। टमाटर की वजह से दिल्ली वाले लाल पीले हो रहे हैं। दिल्ली में टमाटर का भाव 60 के करीब पहुंच गया है। कल तक 30 के करीब ये बिक रहा था और आज टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है। और बताया जा रहा है कि कई जगह टमाटर की कीमत कुछ कम भी है, लेकिन 50 के करीब ये बिक रहा है। टमाटर आमतौर पर सही हालत में नहीं पाया जा रहा है। दरअसल टमाटर दिल्ली में बाहर के राज्यों से आता है, जिसमें हिमाचल, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रमुख है। इन राज्यों में देर से बारिश होने के चलते टमाटर के उत्पादन पर इसका असर पड़ा है और कहा जा रहा है कि कर्नाटक से दिल्ली के लिए फिलहाल टमाटर की खेप नहीं आ पा रही है। और आइए आपको दिखाते हैं कि मुंबई की मंडियों में क्या है टमाटर का हाल। पिछले 48 घंटों से हो रही मुंबई में लगातार बारिश की वजह से केवल लोगों को ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजों पे भी फर्क पड़ा है। अभी हम सेंट्रल मुंबई की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो कि दादर में है उसमें खड़े हैं। यहाँ पे हम जानते हैं लोगों से कि क्या चल रहे हैं टमाटर के भाव। भाई साहब, ये जो टमाटर के भाव बढ़े हैं उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है? अरे बारिश 48 घंटे से बारिश हो रहा है, खेती में माल तोड़ने के लिए कोई जा नहीं आती। खेती वाला बोल रहा है हमारे जिसके पास खेती में माल है वो बहुत महंगा बेच रहा है, इसके लिए हम लोग को महंगा दे रहे हैं, इसलिए हम लोग महंगा बेच रहे हैं। और उसके पीछे क्या दलाल लोग जो है पैसा कमा रहे ज्यादा।
बारिश की वजह से जो भाव बढ़े हैं, आपको क्या लगता है कि आगे जाके बारिश का कोई मतलब नहीं, सब स्टॉक करके रखा है, स्टॉक के लिए ये महंगाई और कुछ नहीं। रेट बहुत बढ़ रहा है ना अभी, तो अभी कैसा घर चलाना वही समझता नहीं है इसमें। यहाँ पे जो आप लीफी वेजिटेबल्स भी देखते हैं, उनकी ये जो मेथी आप जो देख रहे हैं वो 5 रुपए जोड़ी बिकती है, पर आज उसके भाव 10 से 15 रुपए में बिक रही है। भाई साहब, क्या कहना है आपका? बारिश की वजह से माल नहीं आ रहा है अभी तो हर चीज महंगा हो गया, जिसके वजह से ये गरीब लोग परेशान हो रहा है। नेचुरली बढ़ रहे हैं या ये लोग दे होर्डिंग थिंग्स एंड दे आर इंक्रीज हाइकिंग अप द प्राइस? जैसे कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पे बारिश कई जगह पे जोरों से हो रही है, उसकी वजह से खेती के लिए जो सब्जी निकालने की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और जो भी सप्लाई जो है वो भी नहीं हो रही है। यहाँ पे मुंबई की मार्केट्स में तो देखा जाए तो हर चीजों की कीमतें आगे जाके बढ़ने वाली हैं। आरती कतीरा, जी मीडिया, मुंबई। और जिन लोगों ने अब तक हवाई सेवा का लुत्फ नहीं उठाया और आने वाले दिनों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए गुरुवार से एक सुनहरा मौका है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सस्ती हवाई सेवा का ऑफर देने जा रही है। और इस स्कीम के तहत गुरुवार से टिकट बुक किए जा सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले कुछ दिनों में घूमने का प्लान बनाने वालों के लिए अब एयरलाइंस कंपनियों ने ऑफर्स की बरसात की है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अब एयरलाइंस कंपनियां सस्ती हवाई यात्रा का ऑफर पेश कर रही हैं। एक नजर अगर एयरलाइंस कंपनियों की हवाई टिकट्स के रेट्स और उनके ऑफर्स पर डालें, तो एयरलाइंस कंपनी इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर ने घरेलू हवाई यात्रा के लिए 1999 रुपए में टिकट का ऑफर दिया है। इस स्कीम के तहत गुरुवार से टिकट बुक किए जा सकेंगे और यात्रा 18 अगस्त से 30 सितंबर 2014 के बीच की जा सकेगी। खास बात यह है कि कुछ रूट्स पर टिकट की कीमत महज 1699 रुपए तक भी है। देश में एयरलाइंस कंपनियों के बीच छिड़ी प्राइस वॉर नई विमानन कंपनियां एयर एशिया इंडिया के देश में उड़ान शुरू होने के बाद से तेज होती जा रही है। हालांकि इस प्राइस वॉर के बीच कौन सी एयरलाइंस कंपनी रेवेन्यू जनरेशन में बाजी मार पाती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।